अगले कुछ मिनटों के अंदर इस चैप्टर की हम ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जितने भी अपने ये दिए हुए डेट्स दिए हुए वो सारे कर लेते हैं कि एनवायरमेंटल एक्ट कब हुआ था, 1986 में लागू हुआ, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, साउंड पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन में मिला दिया गया था कब, 1987 में, और सीएनजी बस कब लागू हुई थी दिल्ली में, 2002 में, चिपको मूवमेंट 1974 में, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में, अमृता देवी बिश्नोई वाला इंसिडेंट हुआ था 1731 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो वो साइन कब हुआ था, 1987 में, और इफेक्टिव कब हुआ था, 1989 में। नेक्स्ट हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एयर पोल्यूशन में अपने को ये सारी चीजें पढ़नी है। अब ये कैसे कैसे पढ़नी है उसकी हम बात करते हैं। देखो, एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि जो एयर पोल्यूशन को फैलाते हैं। अब ये गैसियस भी हो सकते हैं, ये पार्टिकुलेट्स भी हो सकते हैं। गैसियस में सिंपल है, गैसेस आ जाएंगी, और पार्टिकुलेट्स में अपने सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, सीपीसीबी का मतलब होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी जिस पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे कम है वो हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों है? क्योंकि वो इतना छोटा है, वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो कैसे किया जाए, देखो अपने पास पोल्यूटेंट कौन से थे, गैसियस थे और पार्टिकुलेट थे। तो गैसियस पोल्यूटेंट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंबस्टन, अब्जॉर्प्शन या एडसॉर्प्शन के द्वारा। और पार्टिकुलेट मैटर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, अरेस्टर या फिर स्क्रबर का यूज करके। ठीक है, अब यहां पे एक बात याद रखनी है कि स्क्रबर का यूज क्या है, SO2 को रिमूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड क्या होता है, अरेस्टर होता है। और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 99% तक पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकता है। और इसका यूज कहां किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस डायग्राम से हम समझेंगे यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, काम कैसे हो रहा है, यहां से गंदी हवा आई जिसमें ये पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स के ऊपर हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाली वायर लगा दी तो पार्टिकल्स के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे मान लो हम पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लगा देते हैं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में होगी अट्रैक्शन, यानी जो डस्ट पार्टिकल जिन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका था वो पॉजिटिव पे चिपक जाएंगे और साफ हवा अपनी यहां से निकल जाएगी। स्क्रबर में कैसे काम होता है, देखो यहां से डर्टी एयर आई जिसमें पार्टिकल्स थे। अब ऊपर से हमने पानी का स्प्रे करा दिया, यहां से बारिश करा दी। अब वो जो डर्टी है ना, जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में भीग जाएंगे, पानी या लाइम स्प्रे पानी में भीग जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे और साफ हवा ऊपर को चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन के बारे में, अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो ओजोन हम सबको पता है कि ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। नेक्स्ट ओजोन कहां प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ओजोन की थिकनेस किसमें मेजर की जाती है, डॉब्सन यूनिट में मेजर की जाती है। ओजोन की डिग्रेडेशन किसके द्वारा होती है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को डिग्रेड करते हैं। नेक्स्ट ओजोन होल कहां पे देखा गया, अंटार्कटिका रीजन में देखा गया। और अगर ओजोन खत्म हो गई तो यूवी रेज अपने पास आ जाएंगी और यूवी रेज की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट ओजोन के लिए ही, ओजोन को बचाने के लिए ही एक प्रोटोकॉल हुआ जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जहां का कहां पे हुआ, मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में हुआ। ठीक है, अब इसको साइन कब किया गया, 1987 में, और ये इफेक्टिव कब हुआ, 1989 में। और इसको किस लिए किया गया था कि सीएफसी है ना, सीएफसी जो कि ओजोन को डिग्रेड करती है, कि उसको कंट्रोल करना है ताकि अपनी ओजोन क्या है बचाई जा सके। नेक्स्ट हम सी सरफेस देख रहे हैं। देखो सी सरफेस जब कूलर यानी ठंडा हो जाता है तो उसको ला नीना बोला जाता है, और हॉटर यानी गर्म हो जाता है तो उसको एल नीनो बोला जाता है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो इसमें क्या है, 4 गैसेस अपने को याद रखनी है, एक CO2, एक CH4, एक CFC, एक N2O। CO2 सबसे ज्यादा होती है कितनी, 60%, CH4 20%, CFC 14%, N2O 6%। अब नेक्स्ट है, देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया कि 1990s में क्या हुआ था, दिल्ली का 4th रैंक आया था। किसमें 4th रैंक आया था, कि पूरी दुनिया की हम मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज देख रहे थे ना, और टोटल 41 सिटीज उसमें आई थी जिसमें से दिल्ली का 4th रैंक था। इतना ज्यादा पोल्यूशन था। अब इतना ज्यादा पोल्यूशन था तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो 2002 में क्या हुआ, दिल्ली की जो बसें डीजल पर चल रही थी उन्हें सीएनजी की बसों में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। ये कुछ डाटा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे यूरो 3 नॉर्म्स के अनुसार सल्फर को कंट्रोल किया जाना चाहिए कितना कितना कितना, डीजल में 350 ppm तक और पेट्रोल में 150 ppm तक। तो टारगेट क्या था, मेन टारगेट क्या था, चाहे डीजल की बात करें चाहे पेट्रोल की बात करें, कि 50 ppm तक ले आएंगे कम कर करके घटा के। ठीक है, ये कुछ वो चीजें हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं जो पोल्यूशन कम करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि ओल्ड व्हीकल्स को है ना हटा देना चाहिए क्योंकि वो आवाज भी ज्यादा करते हैं और पोल्यूशन भी ज्यादा करते हैं। जो पेट्रोल या डीजल है वो लो सल्फर वाला, कम सल्फर वाला यूज होना चाहिए, और पेट्रोल जो है वो
अनलेडेड यानी बिना लेड वाला यूज होना चाहिए और कैटालिटिक कन्वर्टर का व्हीकल्स में यूज होना चाहिए। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस को नॉन हार्मफुल गैसेस में या कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए 2, 3, 4 व्हीलर में भारत स्टेज 4 चल रहा है, कब से, अप्रैल 2017 से। नेक्स्ट हम साउंड या नॉइस पोल्यूशन की बात करें तो इसको 1987 में एयर पोल्यूशन में ही मिला दिया गया था। और साउंड पोल्यूशन किसको बोलते हैं, अनवांटेड साउंड, मतलब नॉर्मल जितनी चाहिए उतना तो हमें बोलना ही पड़ेगा, आवाज करनी पड़ेगी, पर उससे ज्यादा अगर अनवांटेड होती है तो उसको साउंड पोल्यूशन मान लिया जाता है और इसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। तो क्या बोला गया है कि साउंड पोल्यूशन कौन सी आवाज होती है, ऐसी आवाज जिसकी क्या है, डेसिबल कितना है, मोर देन 80 डेसिबल हो, उसको साउंड पोल्यूशन मान लिया जाता है। और क्या है, नीम और अशोका के पेड़ का यूज करना चाहिए क्योंकि ये साउंड अब्सॉर्बेंट होते हैं, है ना। फैक्ट्रीज में, कंपनीज में इन पेड़ों का यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। अब वाटर पोल्यूशन होता क्या है, देखो जो भी टोटल वेस्ट है, सीवेज का वेस्ट है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, न्यूक्लियर वेस्ट है, थर्मल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, अगर उस वेस्ट को हम किसी वाटर बॉडी, नदी में, पोंड में, तालाब में डाल दें तो क्या होगा, वो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। अब इन टोटल वेस्ट में क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी गई है डोमेस्टिक वेस्ट मतलब अपने सुलभ शौचालय से जो वेस्ट जाता है उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, है ना। सुलभ शौचालय में प्लास्टिक तो निकलेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उसमें मेनली इनऑर्गेनिक होते हैं और इसमें मेनली ऑर्गेनिक होते हैं, यही बात बताई गई है। नेक्स्ट हम बीओडी और सीओडी देखने वाले हैं। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो अब बायोकेमिकल में क्या होगा, देखो यहां भी ऑक्सीडेशन करनी है, यहां भी ऑक्सीडेशन करनी है, मतलब एक बात तो क्लियर है, ऑक्सीजन यहां भी चाहिए, ऑक्सीजन यहां भी चाहिए। यहां ऑक्सीजन किसको चाहिए, तो नाम में यार है बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया को चाहिए। मतलब क्या है, बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और यहां पे केमिकल आ रहा है तो केमिकल का यूज करेंगे, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन होना है। बस मजे की बात यह है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है और यहां पे बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। इसका सिंपल सा रीजन है, यहां पे देखो बैक्टीरिया कर रहा है तो बैक्टीरिया अब नॉन बायोडिग्रेडेबल को तो कर नहीं पाएगा, है ना। प्लास्टिक को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा, या लोहा है या कुछ भी है, मेटल है, उनको तो कर नहीं पाएगा। बट यहाँ केमिकल है तो केमिकल तो इनको भी कर देगा। तो जाहिर सी बात है सीओडी यहाँ पे ज्यादा होगी, सीओडी यहाँ पे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है। तो मैंने अभी अभी आपको बोला बीओडी क्या होती है, बीओडी वो ऑक्सीजन है जो माइक्रोब्स को चाहिए ऑर्गेनिक वेस्ट की ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसीलिए देखो, इसीलिए ये अपना ग्राफ अपने को समझ में आता है। देखो यहां पे अगर हमने किसी रिवर में वेस्ट डाल दिया, ठीक है, यहां पे देखो ये हमने वेस्ट डाल दिया, अब वेस्ट डालते ही क्या होगी, जो माइक्रोब्स हैं उस वेस्ट को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो उनको वो ऑक्सीजन चाहिए होगी, मतलब बीओडी यहां पे इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अब वो ऑक्सीजन चाहिए होगी तो वो ऑक्सीजन कहां से लेंगे, जो पानी में, रिवर में जो घुली हुई ऑक्सीजन थी, जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी, वो वहीं से निकाल लेंगे। अब वो ऑक्सीजन उन्होंने यूज कर ली तो जाहिर सी बात है भाई ये अपनी क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, अब डिजोल्व ऑक्सीजन यानी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन अगर कम हो चुकी है तो वहां पे एक्वेटिक जो मछलियां हैं या पानी में रहने वाले जीव हैं उनके ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी। बीओडी उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। सिंपल सा रीजन है, ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए उतनी ही ज्यादा क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी, उतनी ज्यादा बीओडी होगी। नेक्स्ट हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करने वाले। देखो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाई होना यानी बड़ा होते जाना। ठीक है, अब देखो इसको मैं सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं कि मैग्नीफाई जो हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, देखो मान लो ये एक जानवर है, छोटा सा है, दूसरा जानवर इससे बड़ा है, तीसरा जानवर इससे भी बड़ा है। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है, देखो ये जानवर इसको खा जाता है ना, ये वाला जानवर इसको खा जाता है और ये वाला जानवर अब इसको खा जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये बहुत छोटा जानवर है तो मान लो ऐसे ऐसे ये 5 जानवर खा जाता है और ये बहुत बड़ा है तो ऐसे ऐसे ये 5 खा जाएगा। अब मान लो कोई मेटल है या कुछ भी है, जैसे डीडीटी का एग्जांपल दिया हुआ है, किसका एग्जांपल दिया हुआ है, डीडीटी। अब इसके पास कितनी 2 डीडीटी थी। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे 5 को खा जाएगा, है ना। डीडीटी क्या है, अब्सॉर्ब नहीं होती है, ऐसे की ऐसी पड़ी रहती है। अब ये ऐसे ऐसे 5 को खा जाएगा तो इसके पास अल्टीमेटली एक के पास 2 थी तो इसके पास 10 डीडीटी आ जाएंगी, इसके पास 10 डीडीटी आ जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे 5 को खा जाएगा तो इसके पास कितनी आ जाएंगी, इसके पास 50 डीडीटी आ जाएंगे।
जाएंगे। तो एक बार देख लो आप कि यहाँ पे एक एनिमल के पास 2 डीडीटी थी, यहाँ पे 50 डीडीटी आ चुकी है, मतलब मैग्नीफाई होती जा रही है। इसी को बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हम यूट्रोफिकेशन की बात करें तो यूट्रोफिकेशन क्या होती है, नेचुरल एजिंग होती है लेक की। और नेचुरल एजिंग किस वजह से होती है, न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से, खासकर कौन से, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की बात की गई है। वहां पे एल्गी की क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। एल्गी की क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ को हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। और जब यूट्रोफिक लेक होती है ना, उसका पानी गर्म हो जाता है, उसकी गहराई भी कम हो जाती है। और फ्रेश लेक का पानी ठंडा होता है, गहराई भी ज्यादा होती है। देखो ये तो थी नेचुरल एजिंग की, अपने आप हो रही है। बट अगर हम पोल्यूशन फैला फैला के, है ना, किसी पॉन्ड में, लेक में पोल्यूशन कर करके, इंडस्ट्रीज का वेस्ट, हाउस होल्ड का वेस्ट डाल डाल के अगर इसी प्रोसेस को क्या कर दे, फास्ट कर दे, एक्सेलरेट कर दे, तो उसको एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट हम टेरर ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं कि टेरर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, वाटर हायासिंथ या फिर आइशोर्निया, एक ही बात है कि ये बंगाल में इस तरीके से फैल गया था कि, है ना, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। नेक्स्ट केस स्टडीज की बात कर रहे हैं, 3 केस स्टडी अपने को यहां करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्लास्टिक वेस्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको एक नाम याद रखना है, रमेश चंद्र डागर, जो कि सोनीपत के थे। इन्होंने क्या की थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, पेस्टिसाइड का कम से कम यूज करना, केमिकल्स का कम से कम यूज करना। तो वहां पे उन्होंने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो क्लब भी किसानों का ही बनेगा, नॉर्मल सी बात है, जिसके 5000 मेंबर तक हो गए थे जब ये एनसीईआरटी लिखी गई, तब तक की बात है, अभी पता नहीं कितने हो गए हैं। तो वही बात की गई है कि जैसे फर्टिलाइजेशन, जैसे गाय भैंस का गोबर है, उसकी खाद बना के खेतों में उसका यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का क्या है, फॉर्म है, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, इसके बारे में यहां पे दिया। देखो इन्होंने 2 स्टेज में पानी को साफ करने की प्रोसेस की, पहली स्टेज और दूसरी स्टेज। पहली स्टेज में ये क्या करते हैं, पहली स्टेज में डायरेक्ट फिजिकल फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग, है ना, जो भी में पानी में मान लो लिफाफा है, बोतल है, वो निकाल लेंगे। और दूसरी स्टेज में ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, एक तरीके से जैसे सीवेज ट्रीटमेंट होता है ना, वैसे ही है। इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी एल्गी, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, इनका यूज करेंगे और पानी को साफ करते जाएंगे। तो इन्होंने 6 कनेक्टेड क्या बनाए थे, ऐसे याद रखना, बस एक बार याद रखना कि इन्होंने 6 कनेक्टेड मार्श बनाए थे, ओवर 60 हेक्टेयर, है ना, टोटल जमीन का कितना यूज किया, 60 हेक्टेयर का यूज किया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट का, जो केस स्टडी दी हुई है, अहमद खान की दी हुई है। अहमद खान कहां के थे, बेंगलोर में थे। उन्होंने क्या किया था, जो प्लास्टिक वेस्ट होता था तो उन्होंने उसका पाउडर बना दिया, जिसको पॉलीब्लेंड बोलते हैं। अब पॉलीब्लेंड को बिटुमेन में मिला के उन्होंने रोड बनाने का काम किया था, कहां, बेंगलोर में। नेक्स्ट हम रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात कर रहे हैं। देखो रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के साथ हम काम कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जब हम काम करते हैं तो अपने पास 2 प्रॉब्लम आ सकती है। 2 प्रॉब्लम कौन सी है, एक तो एक्सीडेंटल लीकेज हो सकती है, और एक क्या है कि उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको डिस्पोज कहां करें। तो एक्सीडेंटल लीकेज के 2 केस हमारे सामने आए हैं, जो एनसीईआरटी में लिखी भी हुई है। एक 3 माइल आइलैंड हो गया, एक चिरनोबिल इंसिडेंट हो गया, ठीक है। सेफ डिस्पोजेबल के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है कि जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है उसको जमीन से 500 मीटर नीचे दफन कर देना चाहिए, ताकि, है ना, उसका इफेक्ट ऊपर ना आवे। नेक्स्ट इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करें, नाम से पता लग रहा है इम्प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके से नहीं किया। क्या नहीं किया, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, मतलब हम क्या करते हैं, जो ओवर कल्टीवेशन मतलब खेती भी जरूरत से ज्यादा करते हैं, कि जमीन को भी ब्रेक नहीं देते उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग मतलब गाय भैंस को चराते ही जाते हैं ना, ब्रेक नहीं देते। डिफोरेस्टेशन मतलब हम जंगलों को, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। पुअर इरिगेशन मतलब हम सिंचाई भी अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। तो सिंचाई की यहाँ पे एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी में बताई गई है कि इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज, मतलब आप क्या है, ऐसी, है ना, कि आपने सिंचाई की और वहां से प्रॉपर ड्रेनेज मतलब पानी के निकलने का रास्ता नहीं है, तो पानी वहां क्या है, खड़ा रहेगा। वाटर लॉगिंग कंडीशन मतलब पानी वहां बहुत देर तक खड़ा है। अब पानी वहां बहुत देर तक खड़ा है तो वो जमीन से क्या कर लेगा, सोल्ट को निकाल लेगा, नमक को निकाल लेगा। अब सोल्ट जमीन पे आ जाएगा तो वो सफेद सफेद जमीन हो जाती है। आपने अपने गांव से है जो उनको पता होगा, है ना, वो जमीन फिर फर्टाइल नहीं रहती है। नेक्स्ट डिफोरेस्टेशन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, फॉरेस्टेड एरिया था, आपने उन जंगलों को काट दिया, वो नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन में ये कुछ डाटा है जो आपको याद करना पड़ेगा। ये बात हो रही है इंडिया में, कि इंडिया में पहले कितने फॉरेस्ट होते थे, 30% जमीन पर फॉरेस्ट यानी जंगल होते थे। अभी कितने रह गए हैं, कम होके
1.54% रह गए हैं। और रिकमेंडेड कितने हैं, मतलब एनएफपी यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार रिकमेंडेड कितने हैं कि प्लेन एरिया में 33% फॉरेस्ट होने चाहिए और हिल एरिया में 67% होने चाहिए। नेक्स्ट झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न। झूम कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न है ना, देखो नाम में ही आ रहा है, नाम से ही पता लग रहा है। स्लैश मतलब पेड़ पौधों को काट दो है ना, बर्न मतलब उनको जला दो, ठीक है। अब क्या है, जलाने से जो भी राख बनेगी उसका क्या है, फर्टिलाइजर की तरह यूज करो और वहां पे खेती करो ना। फिर जब वो जमीन क्या है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाए, फिर दूसरे जंगल में चले जाओ, फिर दूसरे जंगल को काट दो और सेम प्रोसेस रिपीट करो। तो यही थी झूम कल्टीवेशन। और ये कहाँ के लोग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है इंडिया की है ना, वो मणिपुर, मेघालय और वो सब है ना, वो करते हैं। तो यही अपना झूम कल्टीवेशन के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट केस स्टडी फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। यहाँ पे 3 चीजें पढ़नी है अपने को। अमृता देवी बिश्नोई वाला इंसिडेंट, चिपको मूवमेंट, जेएफएम। देखो अमृता देवी एंड चिपको मूवमेंट लगभग सिमिलर था, बस फर्क ये था अमृता देवी वाला पुराने जमाने में था, राजा के जमाने में था, तो राजा ने इनको क्या करवा दिया था, किल करवा दिया था। चिपको मूवमेंट सरकार के जमाने में था, तो यहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई थी। तो अमृता देवी बिश्नोई जी ने क्या किया था, जोधपुर का राजा था 1731 में, वो पेड़ों को कटवा रहा था, तो अमृता देवी बिश्नोई जी ने क्या है ना, पेड़ों से एक तरीके से चिपक गए थे कि पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। तो राजा थोड़ा बेकार किस्म का था, उन्होंने क्या किया था, समझ गया ना। तो अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे एक अवार्ड की भी घोषणा की भारत सरकार ने कि भाई जो भी नेचर को बचाने के लिए एक अच्छा काम करेगा उसको अमृता देवी बिश्नोई वाला अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट हम चिपको मूवमेंट की बात कर रहे हैं। वो ये कि पेड़ों से लोग चिपक गए थे, खासकर फीमेल की बात की गई है कि वहां की लोकल वुमेन थी ना, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपक गई थी, उनको हक कर लिया। ठीक है, कहां पे था, उत्तराखंड में हुआ था ये, उत्तराखंड में है ना 1974 में हुआ था। नेक्स्ट ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं यानी जेएफएम, ये कब हुआ था है ना, कब इंट्रोड्यूस किया। देखो 99% चांस है यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1980 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। अब देखो ज्वाइंट यानी मिलजुल के फॉरेस्ट की मैनेजमेंट करनी है, मतलब सरकार क्या है, लोकल जो कम्युनिटी है ना, मान लो गांव है, जंगल में कोई गांव है, उनके साथ मिलजुल के क्या करेगी, फॉरेस्ट को बचाने का काम करेगी। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।